गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 10 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। आप कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। 2020 में भी ये इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिलेटेड है पीवीटीजी के बारे में। पीवीटीजी के बारे में इसका फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप। वैसे ट्राइब ग्रुप जो हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं वो इस लिस्ट के तहत आते हैं। आपको याद होगा कुछ समय मैंने पहले चर्चा किया था टोटो जनजाति के बारे में। टोटो जनजाति भी पीवीटीजी का एक पार्ट है। इसी तरह से ब्रू जनजाति लगातार चर्चा में है। ब्रू जनजाति भी इसका एक पार्ट है। इससे पहले सेंटिनलीज जनजाति भी काफ़ी चर्चा में रही थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। एक अमेरिकन नागरिक वहां पहुंचा था, उनको सेंटिनलीज के द्वारा मार गिराया गया। सेंटिनलीज अभी भी तीर कमान लेकर चलते हैं। भारत सरकार के अप्रोच से वो जनजाति अभी तक दूर है। तो ऐसी जनजाति के समूह को कहा जाता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप। तो पहला स्टेटमेंट है कि पीवीटीजी रिसाइड्स इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। पीवीटीजी जो है 18 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश में निवास करता है। ऑप्शन बी है कि अ स्टेगनेंट और डिक्लाइन पॉपुलेशन इज वन ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। यानी उसी जनजाति को पीवीटीजी स्टेटस मिलता है जिसकी जनसंख्या स्टेगनेंट है या उसकी जनसंख्या घट रही है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट है कि देयर आर 95 पीवीटीजी ऑफिशियली नोटिफाइड इन कंट्री सो फार। अभी देश में भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित 95 पीवीटीजी हैं। और फोर्थ आपका स्टेटमेंट है कि इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजाति जो है पीवीटीजी का पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जब वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस करूँगा तब आपको पता चलेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन डी है पहला, तीसरा और चौथा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना है। वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस कर दूंगा। और पीवीटीजी का ग्रुप अभी भी काफी चर्चा में है। देश में होगा मिसाइल से लेकर रडार का निर्माण। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया रक्षा मंत्रालय का। और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 101 हथियार और सैन्य उपकरण की आयात पे भारत सरकार रोक लगाएगी। आने वाले कुछ समय में 5 साल का टारगेट लिया गया है और 5 साल के तहत 101 हथियार और सैन्य उपकरण की रोक सरकार लगाएगी। तो क्या कहा गया है? एग्जैक्टली कहा गया है कि 101 रक्षा उपकरण हो गया कि आयात पे रोक लगाने का फैसला लिया गया है। और ये रोक एक दिन में नहीं लगाएगा, ये रोक लगाएगा सरकार दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2020 तक, यानी जो करंट ईयर है इस वर्ष के दिसंबर तक 69 उपकरण को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और उसके बाद रिमेनिंग उपकरण को धीरे धीरे प्रतिबंधित किया जाएगा। और फाइनली दिसंबर 2025 तक 101 रक्षा उपकरण के आयात पे रोक लगाएगी। इसको रोक लगाने का मकसद है कि भारत सरकार इसका निर्माण खुद करेगी। आई रिपीट, इंडिया गवर्नमेंट इसका निर्माण खुद करेगी, इसलिए हमने इसके आयात पे प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। भारत सरकार वर्तमान में 59% रूस से आयात करती है, 19% अमेरिका से आयात करती है, 11% इजराइल से आयात करती है, 7% आयात हम फ्रांस से करते हैं। तो जितना भी रक्षा उपकरण है उसका 59% अभी भी इंडिया रशिया से आयात करता है, राइट। भारत सरकार एक डाटा दिया हुआ, 2 डाटा दिया हुआ, मैं चर्चा कर देता हूं आपके साथ। पहला डाटा है कि भारत सरकार 2007 से लेकर अब तक
1.24 लाख करोड़ का आयात हम अमेरिका से कर चुके हैं। और साथ ही साथ अप्रैल 2015 से लेकर के 2020 अगस्त तक हमने 3.5 लाख करोड़ का रक्षा उपकरण हम मंगाए हैं अन्य देशों से। टोटल देशों से 3.5 लाख करोड़ का रक्षा उपकरण भारत सरकार मंगा चुकी है। तो सोचो अगर इसका निर्माण इंडिया में होगा तो क्या होगा। इसका निर्माण इंडिया में होगा तो ये पैसा जो विदेश में जाता था वो जाने से बचेगा, और साथ ही साथ रोजगार के बहुत सारे अवसर क्रिएट होंगे। भारत को, लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, रोजगार की समस्या जो देश में चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अभी तक रक्षा सेक्टर में भारत सरकार ने क्या क्या किया है, थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे आपके साथ। सबसे पहली, डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण। भारत सरकार ने 2 राज्य में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया है, रक्षा औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया। कौन से 2 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश हैं और तमिलनाडु हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका एक रिपोर्ट है कि 2012 से 18 के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था, हथियार इंपोर्टिंग कंट्री था, राइट। तो विश्व का जितना भी हथियार इंपोर्ट हुआ है 12 से लेकर 18 के बीच में, उसका 13% सिर्फ इंडिया ने आयात किया। तो रक्षा गलियारे के स्थापना का उद्देश्य विभिन्न रक्षा इकाइयों के बीच संपर्क सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश के 6 सिटी हैं जहां पे रक्षा गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, और साथ ही साथ तमिलनाडु के 5 सिटी है जहां पे रक्षा गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी से कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया था आपके साथ कि रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति भारत सरकार लाई है। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति भारत सरकार लाई है, और इस नीति के तहत 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा उपकरणों और सेवाओं में 35,000 करोड़ का निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य रखा गया। तो रक्षा सेक्टर में किस तरह से भारत सरकार डिपेंड हो सकती है, आत्मनिर्भर हो सकती है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। 1,75,000 करोड़ का कारोबार करने का हमारा लक्ष्य है और 35 करोड़ का निर्यात करने का हमारा लक्ष्य है। ये नीति का नाम याद रख लेना, रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन नीति 2020। बाकी जाकर के न्यूज को एक बार पढ़ लेना। देखो, अब किसान भी बनेंगे उद्यमी, मोदी जी का स्टेटमेंट है। और 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार ने लॉन्च किया। 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार ने लॉन्च किया। अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम के तहत। हमें पता है कि 2022 तक किसानों की आय को हमें दोगुना करना है, और इसके लिए मैंने बताया था आपको कि अशोक दलवई समिति बनी थी। अशोक दलवई समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम लाया गया, और इस 7 सूत्री कार्यक्रम का जो पहला पार्ट था कि प्रति बूंद अधिक उपज के लिए सिंचाई पे ध्यान देना। दूसरा पार्ट था कि हर खेत की मृदा स्वास्थ्य के आधार पर श्रेष्ठ बीज, गुणवत्तापूर्ण बीज और पोषकता पे जोर देना। इसका तीसरा पार्ट था कि ग्रामीण भंडारण और एकीकृत शीत भंडारण की व्यवस्था करना। इसका चौथा पार्ट था कि खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना। पांचवा इसका पार्ट था कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की स्थापना। इसका छठा पार्ट था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसका 7वां पार्ट था कि कृषि की जो सहायक गतिविधि है उसको बढ़ा करके भी हम किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं। जैसे हम मुर्गी पालन कर लें, मधुमक्खी पालन कर लें, पशुपालन कर लें, डेयरी पालन कर लें, मत्स्य पालन कर लें। ये सारे के सारे काम करके भी किसानों की आय को 2022 तक दोगुना किया जा सकता है। अब देखो, इसमें एक पॉइंट था कि ग्रामीण भंडारण और एकीकृत शीत भंडारण। हम देख रहे हैं कि किस तरह से खाद्यान्न हमारे देश में नष्ट होता है। एफसीआई के गोदाम में लाखों टन अनाज, लाखों टन गेहूं नष्ट हो जाते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज की देश में बहुत बड़ी समस्या है, और उसी समस्या को समाधान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया गया।
तो ये न्यूज़ को आप कंसल्ट कीजिए प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम से, जिसका लक्ष्य है कि किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि जो प्रत्येक गांव है, इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक गांव में अब कोल्ड स्टोरेज खुलेगा। किसान जिसकी अनाज नष्ट हो जाता था, जिसका फसल नष्ट हो जाता था, उसी नष्ट को बचाने के लिए प्रत्येक गांव में अब कोल्ड स्टोरेज खुलेगा। उसके लिए ये फंड दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कृषि के क्षेत्र में, कोल्ड स्टोरेज अधिक से अधिक बने, इसका बेसिकली यही उद्देश्य है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे नजर। देखो, एक इंटरेस्टिंग डाटा है, इस डाटा को जाके कॉपी में भी आप लिख सकते हो कि भारत में प्रतिदिन 70,000 और 1 मिनट में 51 बच्चे को जन्म लेते हैं। तो जनसंख्या की स्थिति भारत में काफ़ी खराब होने वाली है, और ऐसी कंडीशन में जनसंख्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। डिटेल से हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को लेकर के। देखो, भारत में प्रतिदिन 70,000 और 1 मिनट में 51 बच्चे का जन्म होता है, जो विश्व की तुलना में अभी सबसे अधिक है। साथ ही साथ जनसंख्या को जो है समवर्ती सूची का पार्ट है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का पार्ट है, यानी इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी इस पे कानून बना सकता है। संविधान समीक्षा रिपोर्ट आया था 2002 में। ये सब रिपोर्ट का नाम आप नोट ही कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान समीक्षा रिपोर्ट 2002, उसमें केंद्र सरकार को कहा गया था कि आप जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाइए, नहीं तो जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको एजुकेशन देना मुश्किल हो जाएगा, आपको हेल्थ देना मुश्किल हो जाएगा, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को देना मुश्किल हो जाएगा यदि जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी तो। और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है। अब देखो, एक रिपोर्ट आया था, संयुक्त राष्ट्र ने द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 एक रिपोर्ट जारी किया था, द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 19। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 2027 तक चीन को क्रॉस करके विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला आबादी बन जाएगा। 2019 तक भारत की आबादी 1.37 बिलियन और चीन की आबादी 1.43 बिलियन है। यानी चीन महज हमसे लगभग 6 से 7 करोड़ जनसंख्या ही चीन में हमसे अधिक है। वर्ष 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या 1.64 बिलियन हो जाएगा, 164 बिलियन हो जाएगा, 164 अरब, 1.64 अरब हो जाएगा, यानी 164 करोड़ भारत की टोटल जनसंख्या हो जाएगी। कब तक? 2050 तक। तो निश्चित तौर पे एक नकारात्मक संदर्भ है हमारे लिए, और हमें जनसंख्या नियंत्रण पे काम करने की आवश्यकता है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से देखो कि जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या प्रभाव होगा। पहला प्रभाव होगा कि ग्लोबल भूख सूचकांक 2019 के अनुसार 18 करोड़ लोग रात में पेट भर खाना नहीं खाते हैं। तो ये वर्तमान की स्थिति है। अगर जनसंख्या और बढ़ी तो स्थिति और अधिक खराब होगी। दूसरा है कि कुपोषण से मरने वाले सर्वाधिक संख्या भारत में ही है। तो निश्चित तौर पे आबादी और बढ़ेगी तो कुपोषण और बढ़ेगा, और लोगों की संख्या मरने की अधिक बढ़ जाएगी कुपोषण के कारण। बढ़ती अधिक आबादी के कारण कृषि भूमि घटेगा, एग्रीकल्चर लैंड घट रहा है हमारे पास, और यही कारण है कि हमारे पास मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर की संख्या काफ़ी अधिक है। हम कृषि में तकनीकी का अधिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि भूमि का साइज काफ़ी छोटा है भारत में, राइट। उसके बाद जो है गरीबी, बेरोजगारी बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की लक्ष्य की प्राप्ति हम 2030 तक जिसका टारगेट है करने का, हम वो नहीं कर पाएंगे अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही।
अब देखो, एक साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना। इस साइंटिस्ट का नाम है माल्थस। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत काफी फेमस हुआ है। माल्थस ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, कई बार स्टेट विशेष में क्वेश्चन पूछा है माल्थस के सिद्धांत के बारे में या माल्थस के बुक के बारे में। इस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और इस बुक में माल्थस के कहना है कि जनसंख्या जो है दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। जैसे 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। लेकिन क्या जनसंख्या के अनुपात में संसाधन बढ़ता है? संसाधन जो अगर बढ़ेगा तो वो समान गति से बढ़ेगा। 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा। तो यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे 5 हुआ, तो निश्चित तौर पे संसाधन घटेगा। जनसंख्या के अनुपात में संसाधन की काफ़ी कमी होगी। और यही कारण है कि वर्तमान समय में हम अगर कंपेयर करोगे आप, तो जल संसाधन घटा है भारत में, और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है, और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन के अलावा भी अन्य संसाधन है, तेल घटेगा, राइट, भूमि घटेगा, अन्य चीज़ें घटेगी। तो ये सारा का सारा जनसंख्या का दुष्प्रभाव है जो माल्थस ने अपने सिद्धांत में बताया था कि जनसंख्या दोगुनी गति से बढ़ती है जबकि संसाधन जो है सामान्य गति से बढ़ता है। अब देखो, जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये सारा का सारा पॉइंट आप मेंस के लिए नोट कर सकते हैं कि आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए तो बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। निश्चित तौर पे विवाह की आयु में वृद्धि को लेकर के लगातार चर्चा में हो रहा है। महिलाओं की उम्र भी बढ़नी चाहिए विवाह को लेकर के, पुरुषों की एज भी विवाह को लेकर के बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए और लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे संसार की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा टूल है जिससे संसार के सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अगर हम लोगों को शिक्षित करेंगे बच्चों के प्रति दृष्टिकोण को लेकर के, तो वो जनसंख्या को कंट्रोल करने में सहायक होगा। साथ ही साथ भारत में अनाथ बच्चों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। तो ऐसे परिवार जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है, वो उन अनाथ बच्चों को गोद लेने का काम करें, राइट। भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना जाता है। रूढ़िवादी मान्यताएं अभी भी हमारे देश में हावी हैं कि पुत्र होना चाहिए। ऐसी मान्यताओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए कि पुत्र की जगह पुत्री भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेंटलिटी को हमें कायम करना होगा अगर हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना है। तो भारतीय समाज में किसी भी दंपति के लिए संतान प्राप्ति आवश्यक समझा जाता है। इसके बिना दंपति को हे दृष्टिकोण से देखा जाता है। आप देखते होंगे नॉर्मली अपने सोसाइटी में जिसके पास बच्चे नहीं है या जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। तो हमें सोच बदलने की आवश्यकता है, हमें मेंटलिटी बदलने की आवश्यकता है। और इसके लिए क्या करना होगा? मान लो आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि इस दृष्टि के लिए आपको क्या करना होगा अगर आप जिले के डीएम हैं, तो जागरूकता आप किस तरह से लाएंगे, राइट। तो ये सारा का सारा काम करना होगा। आप सोचना इस पर कि किस तरह से आप जागरूकता क्रिएट करेंगे कि लोगों के है दृष्टिकोण उन परिवारों के प्रति ना हो जो बच्चे जन्म देने में असक्षम है, राइट। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इसका प्रमुख कारण है कि परिवार नियोजन के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। यदि नियोजन द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाए तो यह जनसंख्या नियंत्रण में सबसे कारगर हो सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, पॉपुलेशन अधिक तेजी से बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में पॉपुलेशन उस अनुपात में कम तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें परिवार नियोजन जो प्लान है, इस प्लान को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है, हमें इसे सफल बनाने की आवश्यकता है। सरकार ऐसे लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जो परिवार नियोजन पे ध्यान देते हैं तथा छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ भारत में अभी भी जनसंख्या शिक्षा से दूर है, इसलिए परिवार नियोजन के लाभ से अवगत नहीं है।
विभिन्न माध्यमों से हमें परिवार नियोजन के लाभ को लोगों तक पहुंचाना होगा, जैसे टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, अन्य विभिन्न माध्यमों से परिवार नियोजन का क्या लाभ हो सकता है हमें अशिक्षित लोगों तक पहुंचाना होगा, तब जाकर के जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है। तो डिटेल से हमने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया कि जनसंख्या को लेकर के क्या क्या समस्या है, क्या क्या समाधान हो सकता है, माल्थस का सिद्धांत क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, पूरे देश में एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर के शीर्ष कोर्ट में याचिका। एनआरसी क्या है, लगातार पिछले वर्ष चर्चा में था। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि एनआरसी आखिर होता क्या है। तो एनआरसी का सबसे पहले फुल फॉर्म जानो। एनआरसी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर्ड या नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप, हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1951 में हुआ था। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहाँ से काफ़ी लोग भाग करके असम में आ गए थे, राइट। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में कहा कि आप एनआरसी की स्थापना कीजिए, एनआरसी रजिस्टर्ड कीजिए। इससे क्या होगा कि आप एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि असम के कौन नागरिक हैं वहाँ पे और कौन नागरिक जो है बांग्लादेश से आया है। तो असम के मूल नागरिक और साथ ही साथ बांग्लादेश से आए हुए नागरिक की आप पहचान कर पाएंगे। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में, जब एनआरसी की स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन एनआरसी कभी भी अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया, यानी एनआरसी में जो अपडेशन था वो कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद फिर डिस्प्यूट शुरू हुआ 1971 में, जब बांग्लादेश की स्थापना हुई। और जब बांग्लादेश की स्थापना हो रही थी उस समय में बांग्लादेश में काफ़ी संख्या में जेनोसाइड हो रहे थे, नरसंहार हो रहे थे। तो वैसे समय में भी काफ़ी लोग उस समय में 1971 के समय में काफ़ी लोग बांग्लादेश से भाग करके इंडिया के असम में आ गए। उसके बाद फिर से एनआरसी मुद्दा छाया रहा और इसी को लेकर के अखिल असम छात्र संघ, जिसे आसू कहा जाता है, अखिल असम छात्र संघ ने आंदोलन करना शुरू किया। 1971 के बाद से अखिल असम छात्र संघ ने आंदोलन किया और फाइनली 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी की सरकार ने असम समझौता साइन किया। ये सारा का सारा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो असम समझौता साइन किया था 1985 में, राजीव गांधी की सरकार थी। और उस समझौता में कहा गया कि 24 मार्च 1971 तक, 24 मार्च को ही डेट क्यों लिया गया, क्योंकि 25 मार्च 1971 से बांग्लादेश में जेनोसाइड शुरू हो गया था, नरसंहार शुरू हो गया था, राइट। तो इसलिए 24 मार्च 1971 तक जो व्यक्ति, बांग्लादेश के भी जो व्यक्ति हैं, वो अगर भारत आके असम में बस चुके हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। आई रिपीट, असम समझौता में कहा गया कि 24 मार्च 1971 तक जो व्यक्ति असम आ चुके हैं वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। और 24 मार्च 1971 के बाद कोई व्यक्ति अगर असम आता है बांग्लादेश से तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो क्लियर है। अभी जो एनआरसी की स्थापना इधर हुआ है, एनआरसी का जो अपडेशन हुआ, इस अपडेशन में उसी व्यक्ति का नाम शामिल है जो 24 मार्च 1971 तक भारत आ चुके थे। क्लियर है। अब देखो इससे क्या क्या समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, क्या क्या इसका नकारात्मक संदर्भ है। पहला तो नकारात्मक संदर्भ है कि अभी असम में 19 लाख लोगों की नागरिकता खतरे में है। 19 लाख लोग एनआरसी के सूची से बाहर हैं, यानी एक तरह से वो भारत के नागरिक नहीं हैं। अब उसे प्रूफ करना होगा कि उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ चुके हैं। और उन्हें प्रूफ करने के लिए ट्रिब्यूनल बना है जिसे कहा जाता है फॉरेन ट्रिब्यूनल, जिसमें 120 दिन का उनके पास समय दिया गया है कि वो अपने आप को प्रूफ करें कि वो इंडिया के नागरिक हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि गरीब लोग जो हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, काफ़ी ट्राइबल लोग हैं। बहुत सारे ट्राइबल, जैसे मैंने चर्चा किया था कि बहुत सारे ट्राइबल के पास कोई कागज़ नहीं है,
भारत सरकार आज तक उनके पास पहुंच नहीं पाई है। तो वो लोग कहाँ से कागज़ लाएंगे? उसके पास पैसों का अभाव है। तो वो लोग फॉरेन ट्रिब्यूनल में कैसे साबित करेंगे कि वो भारत के नागरिक हैं या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले इंडिया आ चुके हैं? दूसरा है कि कुछ एक ही परिवार के कुछ लोगों का नाम है, कुछ लोगों का नाम नहीं है। कुछ लोगों का आपने नाम एनआरसी में शामिल किया, यानी वो भारत के नागरिक हैं, और कुछ लोगों का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। कई सारे मिलिट्री के जो पर्सन हैं, सेना में शामिल जो अधिकारी हैं, उनका नाम एनआरसी में है, उनकी बीवी का नाम नहीं है, उनके बच्चे का नाम नहीं है, उनके माता पिता का नाम नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत सारी देखी गई है इस लिस्ट के तहत। नेक्स्ट है कि समय लगने वाली प्रोसेस है। मान लो फॉरेन ट्रिब्यूनल में आपने साबित नहीं कर पाया, उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में साबित नहीं कर पाया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो ये जो कोर्ट का प्रोसेस है काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगला पॉइंट है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। क्षेत्रवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के लिए भी ये लोग खतरा है। मान लो जो एक्चुअल लोग हैं जो बांग्लादेश से इंडिया आए हैं, असम आए हैं, अब वो इंडिया के नागरिक नहीं रहे, उन्हें पता है कि वो इंडिया के नागरिक नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्षेत्रवादी संगठन, उग्रवादी संगठन और आतंकवादी संगठन इन लोगों को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। तो निश्चित तौर पे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हुई है। एनआरसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हुई है। भारत जो शरणार्थियों को शरण देने का काम करता था, इस एनआरसी के कारण उनकी छवि धूमिल हुई है कि हम वैसे लोगों को इंडिया से निकालने का काम करेंगे। जो देश शरणार्थियों को शरण देने का काम करता है, वैसे देश इन लोगों को यहाँ से निकालने का काम करेगा। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ नवीन तनाव क्रिएट हुआ। हम देख रहे हैं कि एनआरसी के मुद्दे पर बांग्लादेश इंडिया से खफा है। यूनाइटेड नेशन का दखल भी बढ़ा। यूनाइटेड नेशन में भी कहा गया है कि भारत जो इस तरह के कदम उठाया गया है, एनआरसी में कहा गया है, यूएनएचआरसी में इसके बारे में कहा गया, राइट। साथ ही साथ उन राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय, वहां भी विवाद बढ़ेगा। जिस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को टच करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे कश्मीर हो गया, जैसे पंजाब हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, तो यहाँ भी अब एनआरसी को लेकर के विवाद खड़ा होगा। यहाँ के लोग भी मांग करेंगे कि एनआरसी का गठन किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज के न्यूज़ को आप देख सकते हैं। न्यूज़ में कहा गया है कि पूरे देश भर में एनआरसी लागू किया जाए। और साथ ही साथ कि मान लो एक व्यक्ति 24 के बाद आता है, 24 मार्च 1971 के बाद आता है, 1972 में मान लो आता है, तो एक व्यक्ति जो 50 वर्ष लगभग इंडिया में रह चुका है, आप आज उसे कह रहे हैं कि आप भारत के नागरिक नहीं हो, तो एक सही दृष्टिकोण यह प्रतीत नहीं होता, राइट। तो इतना नेगेटिव पॉइंट है इसका। साथ ही साथ एनआरसी में जो है लगभग 1.5 करोड़ से अधिक कर्मी लगेगा अगर पूरे देश में एनआरसी लागू होता है। तो अगर लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी, इस पर कोई अभी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं है। क्या सरकार बांग्लादेश और अन्य देशों से बात कर रही है कि अगर एनआरसी में मान लो एनआरसी के तहत 19 लाख लोगों का नाम नहीं है तो क्या कीजिएगा? उस 19 लाख लोगों को आप बांग्लादेश भेजिएगा, अफगानिस्तान भेजिएगा, पाकिस्तान भेजिएगा, म्यांमार भेजिएगा। तो क्या इसके लिए आपने इन देशों से वार्ता किया है? बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ पूरे देश में एनआरसी लगना अपने इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी को छुपा रहा है और टाइम लगने वाली प्रोसेस है। कि मान लो आपके देश में घुसपैठिया अगर आया है तो ये तो हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी है कि आपके रहते हमारे देश में घुसपैठिया कैसे आया। तो इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी को भी सरकार छुपाने का कोशिश कर रही है, राइट। तो ये सारे के सारे पक्ष थे। और साथ ही साथ देश में अगर एनआरसी लागू होगा तो उसको लेकर के चर्चा और परिचर्चा थी। तो उम्मीद करता हूँ कि एनआरसी का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और पिछले साल काफ़ी चर्चा में था, जिस समय में असम में एनआरसी हुआ था, उसके बाद पूरे देश भर में एनआरसी को लागू करने की मांग की जा रही है। और देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है। लेकिन एनआरसी के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस किया। और देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं चर्चा कर देता हूं आपके साथ कि ये जो डेट है 24 मार्च 1971 का, ये सिर्फ और सिर्फ असम के लिए है।
असम में जो एनआरसी हुआ, उसी एनआरसी के लिए 24 मार्च 1971 का डेट है कि इस दिन से पहले व्यक्ति बांग्लादेश से जो इंडिया आ चुके हैं वो एनआरसी में पार्ट हैं, भारत के नागरिक हैं, राइट। लेकिन पूरे देश में क्या होगा, उसके लिए जो क्या कट ऑफ डेट होना चाहिए वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर पूरे देश में होगा तो मान लो आप कट ऑफ डेट देते हो कि 2000 के बाद जो व्यक्ति इंडिया आ चुका वो भारत का नागरिक नहीं होगा, और 2000 के बाद जो आया वो भारत का नागरिक नहीं होगा, 2000 से पहले जो आया वो भारत का नागरिक होगा। तो ये जो कट ऑफ डेट है ये भी भारत सरकार को देखना होगा अगर पूरे देश में एनआरसी लागू होता है तो। देखो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत कम लोगों की नजर गई है इस पर, कि ये जो नदी है यारलुंग सांगपो नदी, ये नदी जो भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से इन करती है, इस नदी पे चीन एक बांध बना रहा है। मान लो इधर से नदी बहती है, यहाँ पे चीन ने बांध बना दिया और बांध बना के काफ़ी पानी रोक दिया। इधर से नदी फिर इंडिया में प्रवेश करती है, मान लो यहाँ से नदी इंडिया में प्रवेश करती है। अगर चीन ने चाहा तो अरुणाचल प्रदेश को बर्बाद कर सकता, एक का एक पूरा का पूरा पानी छोड़ दिया, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ जाएगा, असम में बाढ़ आ जाएगा, राइट। तो इसलिए जो राइटर हैं, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, देखो यहाँ पे वाटर बम इसे कहा जा रहा है। राइटर ने इसको वाटर बम कहा, क्यों? क्योंकि आप बांध बना करके अगर रोक लीजिएगा पानी और अचानक भारत से आपकी दुश्मनी तो जाहिर है, अचानक कोई डिस्प्यूट होगा और आप पानी अचानक छोड़ दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश तबाह हो जाएगा, हमारा असम तबाह हो जाएगा, राइट। तो इसलिए वाटर बम इसे कहा गया। तो थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो नेपाल के साथ लगातार डिस्प्यूट में है, इंडिया का नेपाल का डिस्प्यूट लगातार चर्चा में है, प्रत्येक दिन हमने भी डिस्कस किया है। और एक अच्छा कदम भारत सरकार के द्वारा किया गया है कि भारत ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, नेपाल को 10 वेंटिलेटर दिए हैं मुफ्त में, राइट। तो इस तरह का काम भारत नेपाल के साथ संबंध को सुधारने के लिए कर रहा है। इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं। देखो ये जो मुद्दा है, प्रत्येक मंडे को कुछ ना कुछ मुद्दा रहता है और आज का मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को लेकर के। तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से इसको पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, राइट। ओके, चीन के खिलाफ दिखानी होगी एकजुटता। राइटर ने यहाँ पे कोट किया, किसको कोट किया? तो राइटर ने यहाँ पे कोट किया है अमेरिका के विदेश मंत्री को। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट था और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि विश्व के देश, विश्व के स्वतंत्र देश, विश्व के लोकतांत्रिक देश को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सोच को बदलना होगा। विश्व के देशों को या तो चीन को बदलना होगा या नहीं तो चीन विश्व के देशों को बदल देगा। काफ़ी पावरफुल स्टेटमेंट था कि या तो आप विश्व के देश, जितने भी देश हैं, मिल करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सोच को बदलिए, चीन को बदलिए, अदरवाइज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सोच पूरे विश्व को बदल देगा। तो उसी को लेकर के राइटर ने कुछ पॉइंट चर्चा किया है। तो हम देखेंगे चीन और अमेरिका के बीच में रिसेंटली क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। पहली बात कि चीन जो है दक्षिणी चीन सागर पे आधिपत्य करती है। चीन का कहना है कि दक्षिणी चीन सागर उनका क्षेत्राधिकार में आता है। अमेरिका जो है अपना युद्धपोत चीन के दक्षिणी चीन सागर में भेज दिया, तो अमेरिका ने अपना युद्धपोत दक्षिणी चीन सागर में भेज दिया और अमेरिका ने कहा कि दक्षिणी चीन सागर आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, यहाँ फिलीपींस का भी अधिकार है, यहाँ वियतनाम का भी अधिकार है, यहाँ ताइवान का भी अधिकार है, या जापान का भी अधिकार है, दक्षिण कोरिया का भी अधिकार है। सभी देशों का यह जगह है, सभी देशों का यह अधिकार है।
साथ ही साथ अमेरिका ने जो हांगकांग को स्पेशल स्टेटस दिया था, हांगकांग को तरजीह व्यापार का दर्जा जो दिया था, स्पेशल व्यापार का जो दर्जा दिया था, उसको समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया है? क्योंकि हांगकांग की ऑटोनॉमी को चीन ने नुकसान पहुंचाया है। चीन ने हांगकांग पे एक तरह से कब्जा जमाने का प्रयास किया है और हांगकांग के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए चीन अनेक कदम उठा रहे हैं। इसलिए फाइनली अमेरिका ने भी हांगकांग के तरजीह को समाप्त किया है, व्यापार स्टेटस जो दिया था उसको समाप्त किया। साथ ही साथ उइगर मुस्लिम समुदाय पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लेकर के अमेरिका ने तमाम अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया। तो चीन का वह क्षेत्र जहाँ पे उइगर मुस्लिम निवास करते हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के अमेरिका ने वहाँ जितने भी अधिकारी हैं, चीनी अधिकारी हैं, सबको प्रतिबंधित कर दिया। ताइवान, जिस पे चीन अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, जो कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, ताइवान के मुद्दे पे इंडिया ने भी बोलना शुरू किया है और ताइवान के मुद्दे पे अमेरिका भी काफ़ी बोलना शुरू किया है। कल की ही न्यूज़ है कि ताइवान में अमेरिका के रक्षा मंत्री गए हैं, राइट, और 15 करोड़ का हथियार जो है ताइवान को अमेरिका दे रहा है। साथ ही साथ तिब्बत मुद्दे पे, तिब्बत की आज़ादी को लेकर के अमेरिका ने अपनी संसद में एक बिल पारित किया है, बिल पेश किया है और ये पारित भी हो गया। इसके साथ साथ चीन की कंपनी जो हुआवे कंपनी है, ये विश्व में 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने का काम कर रही है। चीन की इस हुआवे कंपनी को अमेरिका ने ना सिर्फ प्रतिबंधित कर दिया बल्कि वैश्विक अभियान चलाया कि विश्व के देश इसको प्रतिबंधित करें। भारत भी इसे प्रतिबंधित किया, ब्रिटेन ने इसे प्रतिबंधित किया और साथ ही साथ अमेरिका ने तो इसे प्रतिबंधित किया ही किया। और अमेरिका के आह्वान पे विश्व के अनेक देश इस कंपनी को प्रतिबंधित करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे अमेरिका काम कर रहा है चीन को इनकाउंटर करने की दिशा में, राइट। देखो, सुधार मांगती सिविल सेवा परीक्षा, 829 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में इस बार। उसमें से लगभग 3% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ है हिंदी माध्यम या अन्य भारतीय भाषा में। 97% स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हुआ। महज 3% स्टूडेंट का सिलेक्शन हिंदी माध्यम में, मराठी माध्यम में, गुजराती माध्यम में, तमिल माध्यम में या अन्य माध्यमों के स्टूडेंट का हुआ। तो अब हमें देखना, इसको एक बार खुद से पढ़ना आप, लेकिन मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, मैं जो आपको कन्वे करना चाहता हूँ यह कि नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यह कैसी विडंबना है कि एक तरफ आप स्थानीय भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ यूपीएससी जैसी संस्था में हिंदी माध्यम से या अन्य रीजनल माध्यम से महज 3% लोगों का सिलेक्शन होता है, 97% लोगों का सिलेक्शन अंग्रेजी माध्यम से होता है। तो इसके लिए सरकार को नीतिगत बदलाव करने की आवश्यकता है, राइट। रूढ़िवादी सोच हटाने की आवश्यकता है। राइटर का इतना ही कहना है और बाकी कुछ कमेटी की चर्चा किया गया है। जैसे यहाँ पे कोठारी कमेटी है, तो याद रख लेना यूपीएससी के रिकमेंडेशन को लेकर के कोठारी कमेटी गठित किया गया था। तो अन्य कमेटी की भी चर्चा है, उसके जाकर के एक बार देख लेना, जाकर के एक बार पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट एडिटोरियल इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। आज के एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। सरकारी बैंकों को नया जीवन देने की कोशिश। कैसे? बैंकों का एकीकरण करके, राइट। तो इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सरकारी बैंकों को नया जीवन देने की कोशिश सरकार किस तरह से कर रही है। देखो, बैंकिंग का अगर आप इतिहास देखोगे तो 19 जुलाई 1969 का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिस दिन इंदिरा गांधी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये दिन भी याद रख लेना, 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जहां 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उसके बाद 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अप्रैल 2020 तक
हमारे देश में महज 12 बैंक बचे हैं जो गवर्नमेंट बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिसे पीएसयू कहा जाता है। महज 12 बैंक बचे हैं जो पीएसयू हैं। और सरकार का जो ध्येय है, सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि महज सरकार 4 बैंक ही रखेगी। तो ये 12 बैंक जो वर्तमान में है, इसको भी सरकार 4 बैंक में कन्वर्ट करेगी। इसके लिए सरकार या तो विलय कर देगी या सरकार निजीकरण कर देगी, या एक बैंक को दूसरे में विलय कर देगी। जैसे हमने देखा है कि देना बैंक का विलय हुआ है, तो या तो विलय कर देगी या निजीकरण कर देगी, प्राइवेटाइजेशन कर देगी। तो बैंकिंग विलय के क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक बैंक अगर एक साथ आते हैं तो उसकी कुल परिसंपत्ति बढ़ती है, उसका एसेट्स बढ़ता है, और ऐसी कंडीशन में जो ऋण देने की क्षमता है वो भी कंपनी की बढ़ जाती है। ग्राहक बड़े आते हैं, लोन अधिक से अधिक कंपनी दे सकती है, बैंक दे सकती है, सॉरी। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बिना राज्य के कोष के मदद के लिए और अधिक संसाधन जुटाने में मदद करता है, बिल्कुल। उसके बाद यानी गवर्नमेंट हेल्प नहीं भी करे उसके बाद बैंक को, तो बैंक अधिक से अधिक संसाधन जुटा सकती है। साथ ही साथ ऑपरेशन कॉस्ट में कमी आएगी। मान लो कि कैनरा बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय किया गया और एक ही बिल्डिंग में कैनरा बैंक भी है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक में मर्ज हो जाने के बाद एटलीस्ट जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो कमी हो जाएगा, यानी जो उसका रेंट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, स्टाफ कॉस्ट में कमी हो जाएगा, अन्य कॉस्ट में कमी हो जाएगा, राइट। तो ये सारे के सारे चीज़ें कमी होगा। देश में बैंकों का विलय कर उन्हें बड़ा बनाने के पीछे प्रमुख तर्क दिया जाता है कि भारतीय बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम होना चाहिए। अमेरिका का जो बैंक है, यूरोपीय यूनियन का जो बैंक है, उसके कहीं भी कंपेयर में इंडियन बैंक नहीं आता है, क्योंकि इंडियन बैंक की परिसंपत्ति काफ़ी कम है, एसेट्स काफ़ी कम है। अगर इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो इनकी एसेट्स बढ़ेगी और हम फॉरेन बैंक को टक्कर दे पाएंगे। कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और बैंकिंग के विलय से बैंकिंग सेवाओं का दायरा भी बढ़ेगा और ग्राहकों को देश में आसानी से बैंकिंग सेवाएं मिल पाएगी। साथ ही साथ बासेल 3 के जो मापदंड हैं, उस मापदंड को भारत सरकार पूरा कर पाएगी। बासेल 3 क्या है, मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको जाकर के देख लेना। बासेल 3 के मापदंड को, अगर बैंक का विलय होता है तो सरकार बासेल 3 के मापदंडों को पूरा कर पाएगी, बैंक बासेल 3 के मापदंडों को पूरा कर पाएगी। कुछ रिपोर्ट और कमेटी है हमारे पास, बिल्कुल है। हमारे पास वित्त मंत्रालय के एक रिपोर्ट है ईज 3.0। ईज का तीसरा रिपोर्ट है। ईज का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब होता है इन्हेंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस रिपोर्ट है, जो उसकी तीसरी रिपोर्ट मार्च 2020 में आई है, जिसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है कि ये काम बैंकों को करना चाहिए। डायल ऑन लोन, यानी डायल कीजिए आप नंबर, आपको लोन मिल जाएगा, इस तरह की सुविधा आप बैंकों को देनी चाहिए। ग्राहकों के ज़रूरत के अनुसार ऋण योजना देना चाहिए। ई व्यापार कंपनियों की साझेदारी करनी चाहिए। ईज बैंकिंग केंद्र होना चाहिए। कृषि ऋण में तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सारा का सारा रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट का दिया गया है, जिस रिपोर्ट का नाम है इन्हेंस्ड एसेस सर्विस एक्सलेंस रिपोर्ट, जिसे ईज कहा जाता है, राइट। किसने जारी किया ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी किया है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री के द्वारा मार्च 2020 में। साथ ही साथ सरकार ने बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिए इंद्रधनुष योजना लाया था। इंद्रधनुष 2.0 योजना सरकार ने बैंकों की स्थिति को इम्प्रूवमेंट करने के लिए 2015 में लाया था। बैंकों की सुधार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी देश में। जिस तरह से एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ी कमेटी बनी थी स्वामीनाथन आयोग, उसी तरह से बैंकिंग सुधार में सबसे बड़ी कमेटी बनी थी नरसिम्हन आयोग। और इसने भी अपने रिकमेंडेशन में कहा कि बैंकों को विलय करके छोटा बैंक कम बैंक किया जाना चाहिए, लेकिन सशक्त बैंक होना चाहिए, उसकी पूंजी अधिक होना चाहिए, वो विश्व के बैंकों को टक्कर दे, इस अनुसार होना चाहिए। और साथ ही साथ बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, जिसे IBC कोड कहा जाता है।
जिसमें जहाँ जिस व्यक्ति के पास पैसा फंसा हुआ है, जो व्यक्ति कर्ज लिया और अभी सक्षम नहीं है कर्ज लौटाने में बैंक को, उनसे पैसा निकाला जाता है। इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया। तो ये सारा का सारा काम किया गया जो बैंकों की स्थिति को सुधार करने के लिए। तो डिटेल से हमने इस टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। देखो, आयात पे दिखने लगा चीनी वस्तुओं के देशव्यापी बहिष्कार का असर। तो यहाँ पे 19 और 20 में जो हम चीन से आयात किए हैं उसका असर दिख रहा है। जून में देखो, जून में हम पिछले वर्ष 19 में $5.9 बिलियन का आयात चीन से किया था और इस वर्ष जून में महज $3.32 बिलियन का आयात किया है। मई में 6.03 का किया था और इस वर्ष मई में 4.66 बिलियन का हमने चीन से आयात किया। निश्चित तौर पे हमारी जो बहिष्कार चीन की रणनीति है, जो लोगों का एक अभियान बन चुका है, सोनम वांगचुक के स्टेटमेंट के बाद उससे असर दिख रहा है। चीन से हमारी निर्भरता चीन पे कम हो रही है, हम चीन से कम आयात कर रहे हैं। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैप के तहत सीबीडीटी के नए दिशा निर्देश जारी। मैप क्या होता है? मैप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे इस बार। मैप होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। मैप यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। सीबीडीटी ने एक गाइडलाइन जारी किया है मैप को लेकर के। और मैप होता क्या? जैसे मान लो अभी चीन की बहुत सारी कंपनी चीन छोड़ के इंडिया आना चाहती हैं। अभी जापान की बहुत सारी कंपनी जो चीन में अपना ब्रांच लगाई थी वो छोड़ के इंडिया आना चाहती है। अमेरिका की बहुत सारी कंपनी जो अमेरिका चीन छोड़ के इंडिया आना चाहती है। यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंपनी जो चीन छोड़ के इंडिया आना चाहती हैं। तो विश्व के देश जिसकी भी चीन में ब्रांच है, जिसकी भी चीन में ऑपरेशन है, जिसकी भी चीन में मैन्युफैक्चरिंग है, वो कंपनी छोड़ के इंडिया आना चाहती है। तो एक कंपनी मान लो जो चीन छोड़ के इंडिया आ रही है, मान लेते हैं वो अमेरिका की कंपनी है। तो इंडिया का जो न्यायिक व्यवस्था है, इतना लचर व्यवस्था, वो कंपनी देखता है कि अगर हम किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, इंडियन कोर्ट में हम जाते हैं और इंडियन कोर्ट से परहेज नहीं है, लेकिन इसके डिसीजन में जो समय लगता है उससे हमें परहेज है। इसके डिसीजन में सालों साल लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इंडिया में जाकर के डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इन कंपनियों ने आशंका व्यक्त की थी इंडियन कोर्ट के प्रोसीजर को लेकर के। इन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो हम इंडियन कोर्ट में जाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। और यही कारण है कि एक गाइडलाइन जारी किया गया है सीबीडीटी के द्वारा और इस गाइडलाइन का नाम है मैप। इसमें कहा गया है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, यानी अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको कोर्ट के बाहर ही रिजॉल्व किया जाएगा। विदेशी कंपनी का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसको कोर्ट के बाहर रिजॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे एक वर्ड है, देखो द गाइडेंस वाज इशूड आफ्टर द एक्शन प्लान फॉलोइंग डायरेक्शन बाय एक्शन प्लान ऑन द बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ऑफ OECD कंट्री। ये जो वर्ड है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, पता नहीं मुझे इसका हिंदी क्या है, लेकिन ये वर्ड पे डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। सॉरी, इस वर्ड पे डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पे, राइट। तो इसको जाकर के एक बार पढ़ लेना। मेरे पास समय आज कम है, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन इस वर्ड पे पूछा था कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, राइट। और साथ ही साथ दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ओके, मैं चर्चा कर ही देता हूँ। जैसे मान लो एक कंपनी अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी इंडिया आती है, ये अमेरिकन कंपनी है, ये इंडिया आती है। तो यहाँ पे इन्होंने अगर इनकम जनरेट किया यहाँ पे, राइट, तो ऐसी कंडीशन में
अगर मान लो यहाँ पे इनकम जनरेट किया तो इंडिया सरकार कहेगी कि चूंकि आपने इंडिया में इनकम जनरेट किया है, आपने डोमिनोज इंडिया में लगाया, डोमिनोज से इनकम इंडिया में जनरेट हो रहा है, तो हमें टैक्स दीजिए। लेकिन अमेरिका कहेगा कि डोमिनोज चूंकि अमेरिका में रजिस्टर्ड है इसलिए अमेरिका को भी टैक्स दो। तो इन दोनों जगह टैक्स ना लगे इसके लिए एक रणनीति अपनाई जाती है जिसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट। अब देखो, मान लो डोमिनोज इंडिया आती है, राइट, इंडिया में अपना इनकम जनरेट करती हैं। अब डोमिनोज ने क्या किया कि एक मान लेते हैं कि एक कंपनी रजिस्टर्ड किया जो फर्जी कंपनी टाइप का हो, राइट, किसी अन्य देश में, मान लेते हैं कि अमेरिका में ही किया, और इस कंपनी में इस कंपनी के तहत इंडिया का जितना भी कंपनी है डोमिनोज का, वो इसका पार्ट। जब भारत सरकार ने टैक्स इनसे मांगा तो डोमिनोज ने कहा कि हमारी जो पार्टनर कंपनी है, जो ये फर्जी कंपनी है, वो इंडिया में नहीं है, किसी अन्य कंट्री में है, तो हम वहाँ पे टैक्स देंगे, राइट। तो जब बेस को शिफ्ट करने का कोशिश किया जाता था कंपनी के द्वारा, तो उसे ही कहा गया कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और ये वोडाफोन के केस में इंडिया में हुआ था और यूपीएससी चर्चा बना था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब कंपनी के मूल बेस को शिफ्ट कर दिया जाए किसी अन्य देश में और कंपनी को कहा जाए कि चूंकि आपके यहाँ भले ही इंडिया में हम डोमिनोज से काम करते हैं, डोमिनोज से हम व्यापार करते हैं, लेकिन जो हमारी मूल कंपनी है जो प्रॉफिट कमा रही है किसी थर्ड देश में है, तो वहाँ पे हम जो है टैक्स देंगे। तो इसी पद्धति को कहा गया था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कभी मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा इस पर डिटेल से। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। देखो, नागासाकी के परमाणु हथियार को प्रतिबंधित करने की अपील 6 अगस्त और 9 अगस्त दो इंपॉर्टेंट दिन है। 6 अगस्त को लिटिल बॉय, LITTLE लिटिल बॉय, लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पे अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को। लिटिल बॉय इस परमाणु बम का नाम था, राइट, जिसमें यूरेनियम से संपादित होता था, ये यूरेनियम से बना हुआ था। और साथ ही साथ 9 अगस्त 1945 को फैट मैन के नाम से जो कोड था, इस नाम का बम गिराया गया था। कहाँ पे? तो नागासाकी में, जो प्लूटोनियम से बना हुआ था। ये जो मैं फैक्ट बताया हूँ आपको कि 9 अगस्त को किस नाम का बम गिराया गया था, ये कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा। तो 9 अगस्त को फैटमैन था बम और गिराया गया नागासाकी पे, बना हुआ था प्लूटोनियम का। 6 अगस्त को लिटिल बॉय था, बना हुआ था आपको यूरेनियम का। तो उसी के बारे में चर्चा दिया हुआ, एक बार जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एनपीटी के बारे में यहाँ पर चर्चा है। जो शिंजो अबे हैं, जो राष्ट्रपति हैं जापान के, उन्होंने एनपीटी की आलोचना की है। तो थोड़ा सा हम एनपीटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एनपीटी कहा जाता है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। ये संधि 1968 में हस्ताक्षर हुआ और 1970 में प्रभावी हुआ। इसका काम है कि परमाणु हथियार को प्रसार को रोकना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, परमाणु को हतोत्साहित करना, ये सारा का सारा काम है इसका। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एनएसजी का न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य वही देश बनता है जो एनपीटी पे साइन किया हो। भारत ने आज तक एनपीटी पे साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि एनपीटी के तहत, एनपीटी का कहना है कि विश्व के मात्र 5 देश ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और उसके बाद कोई भी देश परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है। तो मात्र 5 देश ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, जिन्होंने 1970 से पहले
वो देश जिन्होंने 1970 से पहले परमाणु हथियार बना लिया, मात्र वही देश परमाणु हथियार संपन्न देश है। उसके बाद कोई भी देश हथियार संपन्न नहीं है, परमाणु हथियार संपन्न। और 1970 से पहले मात्र 5 देश ने ही परमाणु हथियार बनाया था, और वो 5 देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं। जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया। तो ये मात्र 5 देश ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। यानी 1970 के बाद जो भी देश परमाणु हथियार बनाया वो परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है, भले वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नॉर्थ कोरिया हो या अन्य कोई देश हो, राइट। तो यही कारण है कि भारत ने साइन नहीं किया है एनपीटी। यानी अगर भारत एनपीटी पे साइन करेगा तो भारत का जो भी परमाणु हथियार है उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। और भारत का कहना है कि हम अपने परमाणु हथियार को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन ये जो 5 देश है वो भी अपने परमाणु हथियार को डिस्ट्रॉय करें तब जाकर हम डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट। तो एनपीटी पे भारत इसलिए साइन नहीं किया है कि भारत को जो है परमाणु बम भारत ने बनाया था 1974 में बनाया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। 1974 में बना था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। चूंकि 1974-70 के बाद आता है, इसलिए भारत के पास परमाणु हथियार नहीं है। इसलिए अगर भारत एनपीटी पे साइन करता है तो उसे अपना परमाणु हथियार को डिस्ट्रॉय करना होगा, इसलिए भारत ने इस पे साइन नहीं किया। तो बेसिक नॉलेज है, आपको जानकारी होना चाहिए। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, तीसरा स्टेटमेंट पे हम चलते हैं। मैंने आपके साथ कहा है कि नॉर्मली डाटा यूपीएससी गलत पूछता या नॉर्मली यूपीएससी डाटा गलत देता है। तो यहाँ पे जो डाटा है कि पीवीटीजी के तहत 75 जनजाति हैं, ये बिल्कुल गलत डाटा है। पीवीटीजी के तहत 75 जनजाति हैं, 95 जनजाति नहीं है, सिर्फ 75 जनजाति हैं, 75 जनजाति हैं। तो अगर तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर बचता है, ऑप्शन सी ही आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।